रामलाल 40 साल का हो गया था और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहता था। उसने तो अब शादी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मगर एक दिन उसका बचपन का दोस्त संजय भागते हुए उसके पास आता है। अरे रामलाल, कैसन बा? अरे इतना हाफ काहे रहे हो संजय? भाभी ने घर से निकाल दिया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या तुम भी भाई? उल्टा मैं तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आया था। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर भाई? और एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, एकदम सही है। लड़की इस गांव की भी नहीं है और कुछ 30 साल की होगी। उसके माँ बाप भी नहीं। वो तो बस उसके चाचा उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तुम हाँ बोलो तो सीधा शादी की तारीख निकलवा दी जाए। हाँ, क्या सच में हमार शादी होगी? ढोल बजेगा, हम घोड़ी पर चढ़ेंगे। अरे बाबा, दोस्त हो तो बस तुम्हारे जैसा। हाँ 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 रामलाल भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। बस तुम झट से हाँ बोल दो। अरे बिल्कुल, हमार तो हाँ ही है रे। बस जल्दी से शादी की तारीख निकलवा दो। संजय खुशी खुशी वापस चला जाता है और शादी की तारीख पक्की करवा देता है। शादी की सभी तैयारियां भी अच्छे से हो जाती हैं। शादी वाले दिन हमको तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा भाई कि हमारी शादी हो रही है। ये सब तो एक सपने जैसा है। होश में आ जा भाई, अब ये सब सपना नहीं रहा। अब तेरा बरसों का सपना सच होने वाला है। तभी वहाँ पर दुल्हन भी आ जाती है जिसने लंबा घूंघट कर रखा था। अरे मेरी प्यारी होने वाली बीवी, जरा अपना चेहरा भी तो दिखाओ ना। हमसे तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखे बिना रहा नहीं जा रहा है जी। हाँ नहीं नहीं, ये अब सीधा शादी के बाद सुहाग रात में। आप हमारा चेहरा तभी देखिएगा। शादी हो जाती है और सब मेहमान भी चले जाते हैं। संजय रामलाल को उसके कमरे तक ले जाता है। जाओ भाई, आखिरकार तुम्हारा भी ये सुहाग रात का सपना आज सच होगा। मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर संजय अपने घर चला जाता है। संजय का घर रामलाल के घर के बगल में ही था। रामलाल भी अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसकी पत्नी मोहिनी पहले से घूंघट डाले बैठी हुई थी। मुझे डर है कि मैंने ये घूंघट हटाया तो कहीं आप मुझे छोड़ न दें। वो मैं दरअसल थोड़ी बदसूरत हूँ ना। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बदसूरत? वो भी तुम? अरे मैं कौन सा हूर का परा हूँ? तुम मुझसे तो ज्यादा ही सुंदर होगी। और बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती। चलो अब घूंघट खोल कर दिखाओ तो सही। मोहिनी धीमे से अपना घूंघट उठा देती है और उसे देखकर तो रामलाल के होश ही उड़ जाते हैं। घूंघट के पीछे कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो अपने दांत खोलकर मुस्कुरा रही थी। क्यों जी, मैं इतनी भी बदसूरत नहीं ना? आप तो कह रहे थे हम आपसे ज्यादा सुंदर हैं। और हाँ, बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती। अब तो आपकी बोलती ही बंद हो गई जी। चुड़ैल को देखकर रामलाल के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ना तो उससे चिल्लाया जा रहा था और ना ही भागा जा रहा था। तुम चुड़ैल? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बीवी चुड़ैल कैसे हो सकती है? नहीं नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपने ही तो मुझसे शादी की है। अब मैं आपकी बीवी हूँ। देखिए, मुझे चुड़ैल मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू मेरी बीवी नहीं है। मैंने तुझसे शादी नहीं की और चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहूँगा तो भला और क्या कहूँगा? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। ए बुड्ढे, एक तो मैंने तुझसे शादी की, ऊपर से तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे तुझसे कोई जिंदा लड़की तो कभी शादी न करती। ये तो एहसान मान मेरा कि मैंने तुझसे शादी कर ली। अब जिंदा चाहे मुर्दा, तेरी बीवी तो मैं ही हूँ। रामलाल कुछ होश में आता है और जैसे ही उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं वो सीधा अपने घर के बाहर भागता है। अरे रामलाल, तुम इतनी रात गए, यहाँ नहा क्यों रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए? हाय, पहले दिन ही
भाभी से लड़ाई हो गई क्या? अरे संजय के बच्चे, ये तूने मेरे सर पर कैसी मुसीबत बांध दी। इससे बेहतर तो मैं जिंदा ही था। अरे वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रामलाल? तुम होश में तो हो? भला तुम अपनी पत्नी को चुड़ैल कैसे कह सकते हो? हाय, ये तो बहुत गलत बात है। अरे ऐसा तो हम भी नहीं करते हैं, जबकि हमारी पत्नी तो हमें मारती भी है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा संजय, वो सच में चुड़ैल है। वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है। वो सच में चुड़ैल ही है। संजय धीमे से खिड़की के पास जाता है और अंदर झांक कर देखता है। अंदर का नजारा देखकर तो उसकी हवा ही टाइट हो जाती है। वो जल्दी से भागकर रामलाल के पास आता है। अंदर तो सच में चुड़ैल है रे, मगर तुम्हारी पत्नी तो जिंदा थी। मैं खुद शादी होने से पहले मोहिनी से मिला था, फिर ये यहाँ चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? ये तो कुछ बड़ी गड़बड़ है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बस तुम किसी तरह इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़वाओ। क्या किया जाए रामलाल? सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि मोहिनी कहाँ है और ये चुड़ैल कहाँ से आई। वैसे भी वो चुड़ैल तो तुझे पति मानती है ना रामलाल। तू किसी तरह कल तक उसके साथ रह ले, वो तुझे थोड़ी ना मारेगी। और मैं अभी के अभी मोहिनी के गांव जाता हूँ और सच का पता लगा कर आता हूँ। ये कहकर संजय वहाँ से चला जाता है और मजबूरी में रामलाल को घर के अंदर जाना ही पड़ता है। अरे आप आ गए? मैं तो कह रही थी कि बहुत देर हो गई। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होगा। मैं रात में नहीं सोती, मैं जा रही हूँ गाँव में भटकने। ये कहकर चुड़ैल खिड़की से बाहर उठ जाती है और तब जाकर रामलाल को राहत मिलती है। किसी तरह रामलाल सो जाता है। अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि चुड़ैल उसके ऊपर ही छत पर उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर वो चिल्ला देता है। चुड़ैल नीचे जमीन पर आ जाती है और कहती है, अरे अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई मुझे देखकर चिल्लाता है। तो फिर बताइए मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज? बंदर की बिरयानी या मुर्गे का सलाद? नहीं नहीं, आज मेरा व्रत है। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, वो भी खुद की बनाई हुई। तुम जाकर टीवी क्यों नहीं देखती? क्या आपके यहाँ टीवी है? मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है जी। चुड़ैल जाकर टीवी देखने लगती है और रामलाल अपनी रसोई में जाकर चाय बनाने लगता है। तभी रामलाल रसोई की खिड़की से बाहर देखता है। संजय किसी लड़की को लेकर रामलाल के घर की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर रामलाल पहले ही घर से निकलकर संजय के पास पहुंच जाता है। अरे रामलाल, यही तो थी तेरी होने वाली बीवी, यही है मोहिनी। क्या? तो फिर वो चुड़ैल, वो कौन है? उसने तो कहा था कि उसका नाम मोहिनी है। असल में वो मेरी जुड़वा बहन रोहिणी है। बचपन से ही वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। कुछ दिन पहले जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो उसने मुझसे बहुत लड़ाई की, क्योंकि उससे पहले मेरा रिश्ता तय हो गया था और वो घर के बाहर भाग गई। मगर बाहर एक गाड़ी के सामने आने से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर के चुड़ैल बन गई। मुझे लगा था कि अब मरने के बाद वो मुझे परेशान नहीं करेगी, मगर शादी के दिन उसने मुझे बांध दिया और खुद मेरी जगह मंडप में बैठ गई और आपकी शादी उससे हो गई। तभी वहाँ पर मोहिनी के बुलाए पंडित जी आ जाते हैं और वो घर के बाहर बैठकर पूजा करने लगते हैं। उनकी पूजा करते ही अंदर टीवी देख रही चुड़ैल तड़पने लगती है और बाहर आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तुम चिंता मत करो, हैं? इस पूजा से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पंडित जी पूजा खत्म कर देते हैं और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। तब जाकर रामलाल चैन की सांस लेता है। आखिरकार उस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटा। हाँ, हे प्रभु, बाल बाल बचे। लालची रगड़ा चाट वाली। भरतपुर गांव में मनीष नाम का आदमी रगड़ा चाट बनाकर बेचा करता। उसकी रगड़ा चाट इतनी अच्छी होती थी कि छोटे क्या बड़े भी उसकी रगड़ा चाट खाने के लिए आया करते थे। आइए आइए रगड़ा चाट खाइए, ले लो रगड़ा चाट, एक बार खाओगे बार बार आओगे। हाँ मनीष भाई, आपकी रगड़ा चाट में कमाल का स्वाद है, इसीलिए तो हम खिंचे चले आते हैं। लगा दो एक प्लेट। हाँ अभी लगाता हूँ।
तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई जरा मेरे लिए भी जल्दी से 1 प्लेट रगड़ा चाट लगा दो। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कब तू ठेला खोलेगा और कब मैं तेरी रगड़ा चाट खाऊंगा। हाँ अभी लगाता हूँ भाई साहब। और मेरे लिए 2 प्लेट रगड़ा चाट पैक कर दो। सुबह से पति नाराज है, चाय बनाकर उसके साथ रगड़ा चाट खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए चटपटी चाट बना देता हूँ। वैसे मनीष भाई, आप इसमें डालते क्या हो और ये है कहाँ की डिश? ये मुंबई की खास चाट है। उबले हुए सफेद मटर, आलू, सेवई, मसालों के साथ ऊपर से चटनी, प्याज, टमाटर डालकर बनती है। मनीष जल्दी से सबको चाट बना कर देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है और सुकून के 2 पल के लिए घर आता है। घर आने से पहले ही उसकी बीवी मालती दरवाजे पर ही उसे रोक कर कहती है, अजी आज कितने की कमाई करके लाए हो? लाओ जो भी कमाया इधर दो। हे भगवान, ये कैसी औरत पल्ले पड़ी है मेरे। थका हारा पति आया, ना तो पति को पानी पूछा और आते ही उस पर चिल्लाने लगी। हाँ तो आपने कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं और उसके बाद आप हमेशा मेरे हाथ में घर में घुसने से पहले पैसे रखेंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम पैसों की भूखी औरत हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। वो तुम मेरी पहली बीवी चल बसी और अपनी बेटी की परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ओह, ये सब बकवास सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हाथ पर पैसे चाहिए। हाँ। मनीष गुस्से में जेब में से पैसे निकालकर उसे दे देता है। फिर कमरे में जाकर अपनी पहली पत्नी की तस्वीर को गले लगाकर उसे याद करता है। कई साल पहले बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था और मालती उसकी दूसरी बीवी थी, जो कि न उसका ढंग से ध्यान रखती और न ही उसकी बेटी नेहा का। नेहा रोते हुए मनीष के पास आती है। बाबा, मुझे माँ सुबह से कुछ भी नहीं दिया खाने को। मेरी बेटी सुबह से भूखी है। रुक, मैं तेरे लिए 1 प्लेट रगड़ा चाट छुपा कर लेकर आया हूँ, ये खा ले। वाह, रगड़ा चाट। फिर वो उसे अपने हाथों से रगड़ा चाट खिलाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे मनीष का रगड़ा चाट का काम थोड़ा धीमा पड़ जाता है और वो थोड़े से पैसे लेकर ही घर लौटता है। ये देखकर मालती का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो अपने लिए महंगी महंगी साड़ियाँ नहीं ले पाती। इन सब का गुस्सा वो नेहा पर निकाला करती। अरे ओ मेरे सौतन की बेटी, जल्दी जल्दी हाथ चला वरना गर्मा गर्म चिमटा ऐसा कमर पर चिपकाऊंगी कि अपने आप ही हाथ चलने लगेंगे। हाँ नहीं तो। फिर काम करते हुए पोछे की बाल्टी नेहा से गिर जाती है और सारा पानी फैल जाता है। ये देखकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बाल पकड़कर खूब मारती है। तभी वहाँ पर काम कम होने की वजह से मनीष जल्दी घर आ जाता है और ये सब देखकर अब वो सहन नहीं कर पाता। जल्लाद औरत, मैं इस घर में तुम्हें अपनी वजह से नहीं बल्कि नेहा की वजह से लेकर आया था, लेकिन तुम माँ तो क्या, एक औरत बनने के भी लायक नहीं हो। यही कारण है कि 4 साल हो गए तुम्हारे खुद की कोई संतान नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी अपना गुजारा कर लेंगे हम। इसे तुम्हारी जैसी माँ की जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे भिखारी के साथ रहने का। मालती अपना सामान लेती है और घर से निकल जाती है, लेकिन साथ ही वो मनीष की सारी जमा पूंजी भी लेकर चली जाती है, जिसकी भनक मनीष को नहीं थी। और जैसे ही उसे ये सब पता चलता है तो वो अपना माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो डायन तो सारे पैसे लेकर चली गई। वैसे भी मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? ये सोचकर वो बड़ा परेशान होता है। अब वो नेहा को भी अपने साथ ले जाता है। उसके साथ गांव के चौराहे पर रगड़ा चाट बेचने के लिए चला जाता है। उस नन्ही सी नेहा को देखकर गांव की औरतें आकर्षित होकर आती हैं और उसको खूब लाड भी करती हैं। कितनी सुंदर गुड़िया है मनीष भाई आपकी, नजर न लगे इसे किसी की। पापा, ये सब आंटियाँ कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितने प्यार से पेश आ रही हैं। आप इन्हीं में से किसी से शादी कर लेते। चुप हो जा मेरी माँ, तू मुझे पिटवा मत देना। और शुरू में सारी दूसरी माँ अच्छी लगती है, असली रूप तो वो बाद में दिखाती है, जैसे तेरी माँ ने दिखाए। ऐसे दिन बीतते हैं और एक रोज मनीष जब काम से घर लौट रहा होता है तब उसे एक लॉटरी वाला नजर आता है। ले लो साहब, लॉटरी ले लो, क्या पता किस्मत चमक जाए। सिर्फ 200 रुपए की है। ये सुनकर मनीष भी एक लॉटरी खरीद लेता है और कुछ ही दिनों में किस्मत से उसकी लॉटरी लग जाती है, जिससे वो बहुत खुश था। वो लॉटरी में पूरे 10 लाख की रकम जीतता है। अब गरीब रगड़ा चाट वाला और भी अमीर हो जाता है और वो नेहा का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करा देता है। अपने घर की मरम्मत भी करवा लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो घमंड भी लेकर आता है। अब वो चाट की एक दुकान गाँव में डाल लेता है, लेकिन कभी कभी वो दुकान बंद रखा करता तो कभी शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहता। पापा, आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं बेटिया, अब तेरे बाप को काम करने की कोई जरूरत नहीं। तेरा बाप लखपति बन गया है। पापा पहले ही अच्छे थे, मेरा भी ध्यान रखते थे। अब आप या तो बाहर घूमते रहते हो या फिर ऐसे ही पड़े रहते हो। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा जुबान मत चला, समझी? अब मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर मनीष अपनी दुकान पर जाता है और अब उसने अपने साथ एक मनोज नाम का आदमी भी रख लिया, जो उसकी दुकान का अच्छा ध्यान रखता था। लेकिन अब मनीष के अंदर लालच उमड़ आया था।
पैसे हो तो हर इंसान सलाम ठोकता है। लगता है बहुत अमीर बनना होगा। अमीर से और अमीर बनने का एक ही रास्ता है, खराब से खराब सामान दिया जाए। जितना सस्ता सामान बेचूंगा उतना ही सस्ता सामान इस्तेमाल भी करूंगा। अब वो यही करता है। फिर एक दिन उसके घर मालती आती है और उसके पैर पकड़कर कहती है, आजी मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं नहीं जानती थी कि आपकी जिंदगी की मनहूसियत में आई थी। मेरे आपके घर से जाते ही आपने दुकान खोल ली, आप लखपति बन गए। मुझे वापस अपने साथ रख लीजिए। आज के बाद मैं कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और नेहा को भी खूब प्यार दूंगी। अब वो उसे एक दूसरा मौका दे देता है। मालती अब नेहा के साथ अच्छे से रहती। फिर धीरे धीरे मनीष की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। उसने सामान की गुणवत्ता घटा दी थी, इसलिए वो मनोज को भी काम से निकाल देता है। मनोज को बड़ा बुरा लगता है। अब मनीष की आधी से ज्यादा दौलत या तो शराब या फिर अपने घर के खर्चे में बर्बाद हो चुकी थी। जिसके बाद जैसे ही मालती को इस चीज की भनक लगती है, वो बची खुची सारी दौलत भी समेट कर घर से भाग जाती है। हे राम, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। वो औरत दोबारा से मेरा सारा सामान लेकर भाग गई। मुझे लगा था इस बार सुधर गई होगी, लेकिन वो डायन है, नहीं सुधर सकती। इधर मनोज ने गुस्से में उसकी दुकान में आग लगा दी। कुछ समय बाद खबर मिली कि ये सब मालती और मनोज ही प्लान था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन के बाद मनीष ने सारा नशा छोड़ दिया और फिर से ठेला लगाया और उसी पर चाट बेचने लगा, जिससे उसकी दाल रोटी चलने लगी। अब वो उसमें भी नेहा के साथ गुजारा कर खुशी खुशी रहने लगा।